नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हम मार्केट्स पर तो आउटलुक लेंगे ही, लेकिन बात करेंगे टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मीता शेट्टी मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं टाटा म्यूचुअल फंड से। मीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और टाटा डिजिटल फंड पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले मार्केट पर फिलहाल के सिनेरियो पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस पर भी एक राय लेना चाहेंगे। तो फिलहाल कैसे रीड करती हैं आप इस मार्केट के सिनेरियो को? हमने पेन देखा, कंसिस्टेंट मार्केट में गिरावट आते हुए देखी, और अब पिछले कुछ सत्रों से थोड़ा सा रिलीफ दिखाई दिया है। क्या कहेंगे कि वर्स्ट इज ओवर, या फिर अभी भी चिंताएं बनी हुई हैं मार्केट्स में, अभी भी शायद और पेन देखने को मिल सकता है? तो आई थिंक अगर हम देखें तो ये जो अनसर्टेनिटीज अभी जिसकी वजह से कि मार्केट ने जो रिएक्ट किया है वो अभी हम जो देखा है हमने पिछले कुछ हफ्तों में, उसके दो तीन कारण रहे हैं। पहला कि हमारे जो वैल्यूएशन थे एज एन इंडियन मार्केट, वो काफी बड़े हुए थे। और जब वैल्यूएशंस काफी हाई होते हैं तो नेगेटिव न्यूज का इम्पैक्ट उस पर काफी तेजी से देखने मिलता है। तो वो एक पहला रीजन था कि वैल्यूएशंस काफी बड़े हुए थे। दूसरा ये था कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो हम देख रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बाद में टैरिफ को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग जो एक माहौल बनाया हुआ है, वो एक एडिशनल रीजन था जिसकी वजह से कि मार्केट्स ने उसको काफी नेगेटिवली लिया। और तीसरा ये रीजन था कि अगर हम देखें हमने जो पिछले साल इंफ्रा पर जो केपेक्स करने का जो हमने एक नंबर कोट किया था 11 लाख करोड़ के ऊपर का, बट हमने उसको रिवाइज करके जो इस बार के जो हमारे बजट है उसमें हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट 10 से 15% लोअर की रेंज में चल रहा है। और हम अगर जनवरी के भी नंबर्स देखते हैं तो वो हमें क्लियरली दिख रहा है कि शायद हमने जो नया नंबर डाला है वो उसको बीट करने के लिए भी हमें थोड़ा एडिशनल पुश लगने वाला है, जो शायद फेब और मार्च में हम देख लेंगे। बट ये काफी रीजन, ये दो तीन रीजन से जिसकी वजह से कि मार्केट्स में हमने जो देखा रिएक्शन और वैल्यूएशन, जैसे मैंने कहा कि जब काफी हायर लेवल पे होते हैं तो नेगेटिव न्यूज का डेफिनेटली ऐसा ही इम्पैक्ट हमने देखा है पहले भी। अब अगर यहाँ से हम आउटलुक की बात करें और हम जैसे देख रहे हैं मार्केट्स को, यस मार्केट्स करेक्शन के बाद में अब वैल्यूएशन थोड़े से एक लेवल पर आए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अट्रैक्टिव है, बट एक रीजनेबल लेवल की जोन में अब हम आ रहे हैं। एक और रेंज है जिसको हम देखते हैं कि इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के सामने इंडिया की वैल्यूएशन किस तरह चल रही है, तो वो भी हम अगर देखें तो वो एक अच्छे जोन में अब दिख रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगी एज ए सेट कि बहुत अट्रैक्टिव है, बट वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल अब कुछ कुछ पॉकेट्स में हमें दिख रहे हैं। हालांकि बहुत कुछ अब डिपेंड करेगा कि अप्रैल महीने में जब क्वार्टरली रिजल्ट सीजन होती है, जो मार्च एंडेड रिजल्ट्स आएंगे, और एक ओवरऑल ईयर का भी एक आउटलुक जब कंपनियां शेयर करेंगी, तो हमें उस पे थोड़ा सा एक सेंस मिलेगा कि किस तरह से आउटलुक बन रहा है। बट आई थिंक काफी कुछ डिपेंड ऑल्सो विल बी ऑन की टैरिफ किस तरह से मूव हो रहे हैं, यूएस का क्या स्टैंड है इंडिया की तरफ। और तो काफी मूविंग पार्ट्स है इज व्हाट आई वुड से। ओके अच्छा मीता जी, एक चीज़ बताइए। जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशंस अभी भी अट्रैक्टिव नहीं हुई हैं बट रीजनेबल हैं, तो अभी भी कौन सी ऐसी पॉकेट्स आपको दिखाई दे रही हैं जहां पर रिसेंट करेक्शन के बावजूद भी वैल्यूएशंस आपको रिच दिखाई दे रही हैं, जो वैल्यूएशन वाइज अभी भी आपको कंफर्ट नहीं दे रहे हैं? तो अगर हम देखें कैप गुड्स हो गया, या हम देखें काफी जैसे कि फार्मा में एक अच्छा हमने देखा था कि री रेटिंग हुई थी। और हम जैसे देखें कि काफी सारे ऐसे जो बहुत हाई ग्रोथ सेक्टर्स थे, जैसे कि हम क्विक कॉमर्स की बात करें या हम ईएमएस की बात करें, तो वो काफी सेक्टर्स में करेक्शन के बाद भी हम देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस अभी भी इतने रीजनेबल नहीं हुए हैं। और ग्रोथ वहां पे कैसी आ रही है उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा कि ये सेक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। जहाँ पे ग्रोथ स्ट्रांग रहेगी वहां पर हमें नहीं लगता है कि बहुत कंसर्न होगा, बट ग्रोथ पे काफी कुछ अब डिपेंड करेगा उस पे। ओके और वैल्यूएशन रीजनेबल कहाँ दिखाई दे रही हैं, जहाँ थोड़ा कंफर्ट आना शुरू हुआ है कि हाँ अब एक्सपोजर लिया जा सकता है सेलेक्ट स्टॉक्स में? सो प्राइवेट बैंक्स या ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो वो उन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया था पिछले 2 साल 3 साल से, और उसके वैल्यूएशंस एक अच्छे लेवल पे थे और आज भी वो वैल्यूएशंस एक अच्छे रेंज में ही चल रहे हैं।
सो वो डेफिनेटली एक पॉकेट है जहाँ पे वैल्यूएशन की कंफर्ट है। उसके अलावा अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो वहां पर भी वैल्यूएशन एक रीजनेबल अच्छे लेवल पर है। इनकी लास्ट 10 ईयर की एवरेज देखें तो वो काफी एक अच्छे जोन में अब दिख रहे हैं। ये दो हैं। आईटी सेक्टर जो रिसेंटली करेक्शन हमने देखा है उसके बाद उनके वैल्यूएशन प्री कोविड लेवल्स के पास अब दिखने लगे हैं। लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा अभी भी ऊपर चल रहे हैं, बट एक अच्छा जोन उनमें भी बैठता हुआ दिख रहा है। अब टाटा डिजिटल फंड पर चर्चा शुरू करते हैं। फंड की अगर हम प्रीवियस ईयर्स की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी वाइब्रेंट रही है, इंकरेजिंग रही है। तो पहले तो कुछ और डिटेल्स डाइव इन करने की कोशिश करते हैं। तो नीता जी, पहले तो बताइए, टाटा डिजिटल फंड एज नेम सजेस्ट टेक्नोलॉजी स्पेस में ही एक्सपोजर इस फंड के थ्रू रहता है, लेकिन कहाँ कहाँ किस तरीके का एक्सपोजर आपने प्लान किया हुआ है इस फंड के थ्रू, किस तरीके की पास परफॉर्मेंस रही है, बताइए। श्योर। सो इस फंड में हम टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को तो डेफिनेटली ऐड करते ही हैं, बट इसमें हमने प्लेटफॉर्म कंपनीज भी कुछ ले रखी हैं, कुछ जो डिजिटाइजेशन की तरफ जाती हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो में फैक्टशीट में आपको कुछ एक कैप गुड्स जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ काम करते हैं, हम उन्हें भी हमने इस फंड में ऐड किया हुआ है। तो ये काफी डाइवर्स है इन दैट सेंस। हालांकि मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि ऑलमोस्ट 75% एक्सपोजर हमारा आईटी सर्विसेज की तरफ है, और बाकी का जो एक्सपोजर है वो प्लेटफॉर्म कंपनीज और जैसे मैंने बताया जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की तरफ काम कर रही हैं, कुछ उन कंपनीज में भी एक्सपोजर है हमारा। इसमें फिनटेक का भी हमारा एक्सपोजर है थोड़ा, बट ऑल दैट पुट टुगेदर ऑलमोस्ट 25% नॉन आईटी सर्विसेज आप मान के चल सकते हैं ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। ओके अच्छा, तो फिर डू यू थिंक कि ये सही समय है इस फंड को पोर्टफोलियो में ऐड करने का, यहाँ एक्सपोजर या फिर लेने का, या फिर जिनके पास भी ऑलरेडी ये फंड हो इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करने का, कंसिडरिंग जैसे आपने खुद बताया कि 75% आईटी सर्विसेज में है, आईटी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपनीज, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स भी हैं, फिनटेक कंपनीज का भी आपने जिक्र किया। जिस तरीके से ग्लोबल चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, फिर चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, आउटलुक आपके हिसाब से क्या रहेगा फिर? अगर चैलेंजेस की बात करें तो फिलहाल दो चैलेंज हैं जो क्लियरली इस सेक्टर स्पेशली आईटी सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो दो चैलेंज हमें क्लियरली दिख रहे हैं। पहला ये है कि जिस तरह से यूएस मैक्रोस को लेके काफी अनसर्टेनिटी रही है, रेट कट साइकिल जिसकी हमने शुरुआत देखी थी वो भी एक तरह से अब फिलहाल पॉज की तरफ है। आज फेड के मीटिंग का एक हमें मिलेगा एक रेंज की अब क्या उनका व्यू है और रेट कट पे वो क्या स्टैंड ले रहे हैं। बट हमने वो एक अनसर्टेनिटी देखी है ऑन द रेट कट, और उसकी वजह से यूएस के जो लार्ज क्लाइंट्स हैं, जो कि कस्टमर्स हैं हमारे आईटी सर्विसेज कंपनीज के लिए, वो अपने स्पेंड को थोड़ा सा एक पॉज देने की चर्चा में है। और वो ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से पहले मैक्रोज है और किस तरह से यूएस इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, उसके बिहाफ पे वो डिसाइड करेंगे कि आईटी का स्पेंड किस तरह से करा जाएगा। तो वो एक अनसर्टेनिटी है ग्रोथ पर एक आईटी सर्विस कंपनीज के लिए। और दूसरा है कि जो हम जेनएआई का एडॉप्शन देख रहे हैं, वो एडॉप्शन बहुत तेजी से अब बातचीत उसकी हो रही है, और उसकी वजह से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट टेम्पररी रहता है, क्योंकि देखिए कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी का जो काम है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होते जाता है, और एक नया एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनता है जो नई टेक्नोलॉजी से रेवेन्यूज आने लगते हैं। पर इस बीच में एक रीसेट फेज होता है जहां पर कभी कभार इम्पैक्ट हो सकता है कि ज्यादा हो जाए जो डिप्लीटिंग है, और जो बेनिफिट है वो हो सकता है कि आपको एक या दो क्वार्टर या एक साल के लैग के बाद दिखने लगे। तो वो एक फेज अब हम उसके नजदीक में बहुत आ रहे हैं। तो वो एक एडेड अनसर्टेनिटी लेयर ऐड करता है आईटी सर्विसेज के लिए। पहला है कि क्लाइंट्स खुद सोच रहे हैं कि किस तरह से स्पेंडिंग किया जाए, और दूसरा कि जेने एडॉप्शन में कितना इम्पैक्ट हो सकता है एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज पे, और नए रेवेन्यू की स्ट्रीम किस तरह से उभर के आती है। तो ये फिलहाल हम बोल सकते हैं कि अनसर्टेनिटीज हैं रेवेन्यू ग्रोथ को लेके। हालांकि जैसे मैंने कहा कि वैल्यूएशन अब प्री कोविड के पास आ गए हैं। अगर हम ट्रेलिंग बेसिस पे इन कंपनियों को देखें तो प्री कोविड ये जिस तरह से 2019 और अर्ली 20s में ट्रेड करते थे, हम बहुत नजदीक आ गए हैं उस रेंज के। तो आई थिंक दैट वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा कंफर्ट बनते रख रहा है। मुझे लगता है इन्वेस्टर्स जो आईटी को या डिजिटाइजेशन स्टोरी या ये जेने एडॉप्शन को अगर अपने पोर्टफोलियो में एक उसका एक सेगमेंट रखना चाहते हैं और उनका होराइजन लॉन्गर टर्म है, देन आई थिंक दैट एक स्टैगर्ड अप्रोच इस फंड में किया जा सकता है। अच्छा, आपने कहा कि वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा आना शुरू हुआ है। अगर हम निफ्टी आईटी को ही देखें तो
2025 के स्टार्टिंग से लेकर अब तक 16% के आसपास का ड्रॉप हमने निफ्टी आईटी में आते हुए देखा है। अगर हम वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स पढ़ें जो रीसेंट टाइम्स में आई हैं, सब अभी सेक्टर को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि इस 16% के ड्रॉप के बावजूद भी उनको अभी भी वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव लग रही हैं। तो अगर हम आपका व्यू लेना चाहें तो क्या भले ही प्री कोविड लेवल्स पर वैल्यूएशंस दिखाई दे रही हैं, बट क्या अभी भी जो प्रॉपर वैल्यूएशन कंफर्ट है वो आना बाकी है? वो कब तक आएगा? क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने कहा कि अभी अनसर्टिनिटीज बहुत हैं और काफी डिपेंड करेगा यहाँ से वैल्यूएशन किस रेंज में रहते हैं या यहाँ से कम हो रहे हैं, और वो काफी डिपेंड करेगा कि ये दोनों एस्पेक्ट्स जो मैंने कहे उस पर क्लैरिटी कितनी आती है। और स्पेशली ऑन दी यूएस मैक्रोज आई थिंक उस पर क्लैरिटी आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली वो ही हमारे रेवेन्यू ग्रोथ को एक अच्छा विजिबिलिटी देता है, क्योंकि यूएस एक क्रिटिकल मार्केट है इंडियन आईटी सर्विसेज के लिए, और करीब 50 to 60% रेवेन्यू कंपनियों का यूएस मार्केट से आता है रेवेन्यू। तो वहां पर एक क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। अगर वहाँ क्लैरिटी में कुछ ऐसा दिख के आता है कि डिले होगा और या ग्रोथ और यहाँ से थोड़ी डिटोरेट हो सकती है, तब हम हो सकता है कि वैल्यूएशन थोड़े और दबे हुए देखें, यहाँ से थोड़े और नीचे की तरफ देखें इन द नियर टर्म। बट अ लॉट डिपेंड्स कि वहां पे कैसी क्लैरिटी आ रही है। अच्छा, इस मार्केट फॉल में या पिछले 3 महीनों में कुछ बदलाव आपने इस फंड के पोर्टफोलियो में किए थे? अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें कि कहीं प्रॉफिट टेकिंग की या कहीं नए होल्डिंग इंक्रीज की, कहीं स्टेक बढ़ाया, कुछ इस तरीके के बदलाव किए या फिर एज इट इज रही होल्डिंग? हमने थोड़ा सा हमारा लार्ज कैप पे एक्सपोजर बढ़ाया है मिड और स्मॉल की तरफ से। वो हमने पिछले 3 से 6 महीने के बीच में थोड़ा हल्का सा उस वहां पे स्क्यू किया है, बट बहुत मेजर चेंज उस फंड में नहीं हुए हैं। ओके ओके।